नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने सैलरी सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हम सीख रहे हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट क्या है? मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। परक्विजिट मे बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल इन्वॉल्वमेंट्स और बेनिफिट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशनल सैलरी और वेजेस। परक्विजिट सैलरी या वेजेस के अलावा दिया जाता है, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी टर्म्स। कार दे दिया तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स है, ठीक है ना। ड्राइवर दे दिया, नॉन मॉनेटरी टर्म्स है। तो इस टाइप से जो भी एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है सैलरी के अलावा, तो उसे परक्विजिट बोला जाता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट एज पर एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन देख लेते हैं। अंडर द एक्ट द टर्म परक्विजिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। परक्विजिट में क्या क्या आ जाता है? द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको ऐसा घर दे दिया रहने के लिए, इसमें कोई रेंट ही नहीं ले रहा आपका जो एम्प्लॉयर है। कंपनी कंपनी की तरफ से आपको क्वार्टर दे दिया, जिसको लोग क्वार्टर बोलते हैं जनरली। कंपनी की तरफ से फ्लैट दे दिया और उसका रेंट नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे को मोल बोल दिया जाएगा कि ये परक्विजिट है। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिस्पेक्टिंग एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर। कोई भी रेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा छूट दिया जा रहा है, या रेंट तो ले रहा है आपसे लेकिन कम ले रहा है, मार्केट में तो रेंट ज़्यादा है उसका, तो वो परक्विजिट माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमेनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशन रेट। कोई भी ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा आपको सुविधा दी जा रही है, मान लेते हैं, जिसका मार्केट में कुछ और रेट है लेकिन आपको यहाँ दिया जा रहा है कंसेशनल रेट पे। कंसेशनल रेट मतलब सस्ते दाम पे दिया जा रहा है। बाय अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर। कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, ऐसे एम्प्लॉय को जो डायरेक्टर है। बाय अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है उस बंदे का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में उसके शेयर होल्डिंग है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब उसका बहुत ज़्यादा स्टेक है, होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय टू होम प्रोविजंस ऑफ 1 and 2 अब डू नॉट अप्लाई। अब ना ही वो डायरेक्टर है, ना ही ऐसा बंदा है इसका ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, फिर भी बंदे को दिया जा रहा है, तो 50,000 तक तो मान मतलब ठीक है, बट 50,000 से ज़्यादा है तो उसको मान लेंगे परक्विजिट से, ठीक है। एक्सक्लूसिव द वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट एंड एमिनिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय वे ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स एक्सीड्स ₹50,000। 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो मान लेंगे सैलरी ही है ये। एनी सम पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेबल बाय द एसएससी। एम्प्लॉयर ने ऐसा पैसा दे दिया किसी भी बंदे को, जो पैसा देना चाहिए था एम्प्लॉई को। मैं काम करता हूँ, मुझे किसी को पैसे देने थे, लेकिन मेरे बदले कंपनी ने पे कर दिया। मान लेते कोई होम लोन मैंने ले लिया, मुझे पे करना था लेकिन मेरे बदले कंपनी ने मेरा होम लोन चुका दिया, तो ये तो भाई परक्विजिट का पार्ट हो जाएगा ना। एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर whether directly or through a fund other than a recognized provident fund or approved superannuation fund or a deposit linked insurance fund to affect an assurance of the life of the assessee or the effect of contract of annuity। मतलब कोई ऐसा इंश्योरेंस ले लिया आपके बिहाफ पे, भाई अगर आपको LIC लेनी थी, आपको इंश्योरेंस कराना था, आप पे करते, लेकिन यहाँ तो कंपनी पे कर रही है, तो ये परक्विजिट का पार्ट है। The value of any specified security or sweat equity shares allotted or transferred directly or indirectly by the employer or a formal employer free of cost or a concession rate of to the SSE। कोई ऐसे शेयर्स दे दिए, कोई ऐसे डिवेंचर्स दे दिए जो मार्केट से अगर मैं लेता तो मुझे महंगे दाम पे मिलते, लेकिन मुझे कंपनी से सस्ते दाम पे मिल गए, तो ये भी परक्विजिट माना जाएगा, जितना भी सस्ता मुझे मिला है। The amount of any contribution, the amount of any contribution to an approved superannuation fund by the employer in respect of the SSC to the extent it exceeds 1,50,000। अगर कोई सुपर एनुएशन फंड है उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया तो उसको परक्विजिट मानेंगे। द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटी, या कोई भी और बेनिफिट है, परक्विजिट मान लेंगे ना। परक्विजिट्स आर डिवाइडेड अंडर 5 कैटेगरीज। ये सारे परक्विजिट्स हो गए, तो अगर परक्विजिट सवाल में आता है, मतलब कोई क्वेश्चन आ जाता है परक्विजिट बताओ क्या है, तो परक्विजिट बता देना और इतने सारे लिस्ट डाउन कर देना, ये परक्विजिट है, 10 नंबर की थ्योरी आ जाएगी। नाउ परक्विजिट्स आर डिवाइडेड अंडर 5 कैटेगरीज। जो परक्विजिट्स हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ऐसे परक्विजिट जो स्पेसिफाइड बंदों के लिए और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए सबको टैक्सेबल है।
परक्यूजिट्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर स्पेसिफाइड, ऐसे परक्यूजिट जो एग्जेम्प्ट है कुछ स्पेसिफाइड लोगों के लिए और नॉन स्पेसिफाइड लोगों के लिए भी एग्जेम्प्ट है। ऊपर क्या था, दोनों को दोनों टाइप की परक्यूजिट चाहे स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो सबको टैक्सेबल है। दूसरी कैटेगरी कर दी चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सबको एग्जेम्प्ट है। तीसरा क्या है, परक्यूजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऐसे परक्यूज जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल है एंड एग्जेम्प्ट फॉर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट है। हम पढ़ लेंगे ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहेंगे और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहेंगे। तीन कैटेगरी हो गई। नाउ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसएससी टू द एक्सटेंट, अगर एम्प्लॉयर ने सुपरएन्युएशन फंड में 1.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया तो ज्यादा वाला पोर्शन है वो परक्यूजिट मान लेंगे, 1.5 लाख तक मतलब चलेगा। स्पेसिफाई इक्विटी और इक्विटी शेयर्स, कोई ऐसे शेयर्स और डिवेंचर दे दिए जो कंसेशनल रेट पे दे दिया गया है, ठीक है। तो वो सब परक्यूजिट के पांचवी कैटेगरी है। अब देख लेते हैं परक्यूजिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय, परक्यूजिट टैक्सेबल है सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय को। अब ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय क्या है, तो स्पेसिफिक एम्प्लॉय में दो लोग आ जाएंगे, एक तो डायरेक्टर जो फुल टाइम या पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा, और दूसरा ऐसा जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, जो इक्विटी शेयर्स कितने की रखता है 20% या उससे ज्यादा के जिसके पास शेयर्स हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी की, इसको बोलेंगे स्पेसिफाइड। और तीसरा एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, ये ऐसा बंदा जिसको 50,000 से ज्यादा का अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना, सैलरी जिसको 50,000 से ऊपर का अमाउंट मिल रहा है। तो ऐसे में तो देखो ये 50,000 का द फॉलोइंग अमाउंट और एक्सक्लूडेड, ये 50,000 की कंप्यूटेशन में क्या क्या छोड़ देंगे। ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हम अभी नहीं लेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट जो कि सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है वो भी नहीं लेंगे, और डिडक्शन जो एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का मिलता है वो भी नहीं मिलता। इन तीनों को छोड़ के जो अमाउंट मिल रहा है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तब हम उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लेंगे। नाउ परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली द इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये वो परक्यूजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में सिर्फ टैक्स है, अदरवाइज नहीं। तो द फॉलोइंग परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कौन कौन से परक्यूजिट हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल है। सर्विस ऑफ स्वीपर, आपको स्वीपर दे दिया गया, गार्डनर दे दिया गया, वॉचमैन दे दिया गया, पर्सनल अटेंडेंट दे दिया गया, सब गैस दे दिया, घर के गैस बिजली बिल पानी सबका बिल हम दे देंगे। एजुकेशन फैसिलिटी तुम्हारे बच्चों के लिए, लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, कार और कोई भी कन्वेंस फैसिलिटी दे दी, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा। तो ये सब परक्यूजिट्स हैं जो कि टैक्स कर दिया जाएगा। अब हम एक एक चीज की वैल्यूएशन देखेंगे। परक्यूजिट्स में रहता क्या, परक्यूजिट समझ लिया कितने टाइप की परक्यूजिट कितने कैटेगरीज हैं वो भी देख लिया। फिर अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट परक्यूजिट्स, अलग अलग परक्यूजिट्स की अलग अलग वैल्यूएशन होती है। नाउ परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एसएससी इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एम्प्लॉय, जो परक्यूजिट टैक्सेबल है सभी एसएससी को, एसएससी मतलब मैं और आप क्योंकि हम सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें स्पेसिफिक एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, डायरेक्टर भी आ जाएगा, ऐसा बंदा भी आ जाएगा जिसने 20% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे, ऐसा बंदा भी है जो 50,000 से ज्यादा अमाउंट ले रहा है, ठीक है। तो अकोमोडेशन फैसिलिटी की बात करते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटी में क्या है, घर दे दिया, फ्लैट दे दिया, फार्म हाउस दे दिया, होटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, मोबाइल होम, शिप, अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, ये सब चीजें उनको दे दी है, ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इनकी वैल्यूएशन करनी है। तो ऐसे में एम्प्लॉय को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। तो अब देख लेते हैं, पहला है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, घर दे दिया लेकिन फर्निश नहीं है, फर्नीचर नहीं है या उसमें फर्नीचर कुछ है ही नहीं, आपको अपना फर्नीचर लाना है। फर्निश्ड फ्लैट होते हैं, अनफर्निश्ड फ्लैट होते हैं, तो अनफर्निश्ड है ये, तो रेंट फ्री दिया जा रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो देखो फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू सच एम्प्लॉय इज इक्वल टू द लाइसेंस फी विच वुड हैव बीन डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। जब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन तो रहने के लिए घर दिया जाए, तो ऐसे केस में जो लाइसेंस अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा, लाइसेंस फी डिटरमाइन किया जाएगा, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगी, वही अमाउंट ले लेंगे। हाउएवर rent free official residence provided to a judge of a high court or to a judge of supreme court, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर दिया जा रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन तो वो पूरा एग्जेम्प्टेड टैक्स से। A similar exemption is extended to an official of parliament, पार्लियामेंट के किसी ऑफिसर को दिया जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर या लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस टाइम जैसे बीजेपी की सरकार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो जाएगा, जो कांग्रेस का जो
अपोजिशन लीडर होगा, पार्टी चीफ, एंड सर्विंग चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी या यूपीएससी के किसी चेयरपर्सन को, ऐसे लोगों को दिया जा रहा है तो नहीं करेंगे टैक्स। सिंपल सी चीज़ है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो गवर्नमेंट लाइसेंस फी बताएगी, वही हम ले लेंगे परक्यूजेट की वैल्यू। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ये सब देख लिया, यूनियन मिनिस्टर के लिए देख लिया, पोजीशन लीडर में कोई बंदा है तो उनके लिए पूरा एग्जेम्प्ट है। अब बात आती है प्राइवेट सेक्टर लोगों के लिए। फॉर प्राइवेट सेक्टर और अदर एम्प्लॉय, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अदर एम्प्लॉयज हैं, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, इसमें लोकल अथॉरिटी के लोग भी आ जाएंगे, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, और अ फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पे काम करे, जैसे एम्बेसी है, राजदूतावास बोलते हैं, वहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एज पर 2001 सेंसस वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, ऐसे सिटी में रह रहा है 2001 में जो गण वो जो जनसंख्या की गणना होती है ना, सेंसस बोलते हैं उसको, तो उसके हिसाब से आप ऐसे सिटी में रह रहे हो जहाँ पे जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पे जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो अगर कंपनी के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी है और आपको दिया जा रहा है, तो फिर 15% ऑफ सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ड्यूरिंग द विच द एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय, तो आपकी सैलरी का 15% मान लेंगे वैल्यू पर क्यूजिट की और आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज ऑन रेंट ऑफ द एम्प्लॉय, तो अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी ने किसी और से रेंट पे लिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, तो कंपनी किसको कितना पे कर रही है वो, या फिर तुम्हारी 15% सैलरी की, दोनों में जो लोअर है वो परक्यूजिट की वैल्यू ले लेंगे। अब हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो फिर आपका 10% ऑफ सैलरी ले लेंगे परक्यूजिट की वैल्यू। अगर अपना है प्रॉपर्टी जहाँ पे तुम रह रहे हो, कंपनी का है, तो अगर कंपनी का नहीं है, कंपनी खुद रेंट पे लेके तुम्हें दे रही है, तो कंपनी ने रेंट कितना पे किया और तुम्हारी सैलरी का 15% निकाल लेंगे, विच एवर इज लोअर, दोनों में जो लोअर होगा उतना तुम्हारा परक्यूजिट ले लेंगे। यहाँ पे डिडक्शन की बात नहीं, एग्जेम्पशन की बात नहीं, यहाँ पे परक्यूजिट की वैल्यू करे ताकि तुम्हारी सैलरी में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। एनी अदर, अगर आप 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली जगह में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, तो 7.5% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 7.5% ले लेंगे अगर एम्प्लॉयर का, कंपनी का अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो। अदरवाइज अगर रेंटेड है तो कंपनी ने कितना दिया और तुम्हारी सैलरी का 15% निकालो, दोनों में जो लोअर है उतना तुम्हारा परक्यूजिट मान लेंगे। फिर यहाँ सवाल आता है कि सर 7.5% सैलरी, 10% ऑफ सैलरी है ना, और यहाँ पे ये 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का क्या होगा, सैलरी में क्या क्या ले लेंगे, तो देखो सैलरी में बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, फी, ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, कोई भी टैक्सेबल अलाउंसेस, एंड एनी मॉनेटरी पेमेंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स, कोई भी ऐसा पैसा दिया जा रहा है जो टैक्स के लिए चार्जेबल, वो सब ले लेंगे, ठीक है। अब सैलरी में क्या नहीं लेंगे, सैलरी डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आपके पीएफ में आपके पैसे भी कट के जमा होते हैं और उतना ही एम्प्लॉयर भी देता है, कंपनी अपनी तरफ से भी जमा करती है, तो वो तुम्हारी सैलरी में नहीं होगा, सैलरी कंप्यूटेशन में सैलरी का पार्ट वो नहीं होगा। ऑल अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू टैक्स, और ऐसी अलाउंसेस जो टैक्स से एग्जेम्प्ट है वो भी तुम्हारी सैलरी में नहीं लेंगे। परक्यूजिट, वैल्यू परक्यूजिट, अभी हम परक्यूजिट की तो वैल्यू हम खुद निकाल रहे हैं, उसी के लिए तो सैलरी निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को कैसे सैलरी में ले सकते हैं, वो अलग कर देंगे। और लंप सम पेमेंट रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ग्रेचुटी, उस टाइम पे जो लम्स अमाउंट रिसीव होता है वो भी नहीं लेंगे सैलरी में। तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट भी है और आपकी मेमोरी पावर भी चेक होगी, आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो सैलरी के क्वेश्चन को, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन एक्रूअल बेसिस, सैलरी एक्रूअल बेसिस पे ले लेंगे, मॉनेटरी पेमेंट, अब वो छोटी छोटी बातें लिखी गई है। सैलरी ऑफ 2 और मोर एम्प्लॉय, भाई एक ही साल में 2-2 3-3 जगह तुमने काम कर लिया तो हर जगह की सैलरी को कंप्यूट कर लेंगे। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड और ट्रांसफर, ट्रांसफर पे अगर अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो ये देखो, वेयर एन अकाउंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह अगर दे दिया, ही इज प्रोवाइडेड विद एकोमोडेशन एट द न्यू प्लेस, अगर नई प्लेस पे अगर आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो 90 दिन की जो सैलरी होगी, द वैल्यू पर क्यू सैलरी में रेफरेंस टू ओनली विच एवर हैज द लोअर वैल्यू ऑफ द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज देयर ऑफ द वैल्यू ऑफ परक्यूज सैलरी चार्ज बहुत सच एकोमोडेशन, तो 90 दिन के बाद अगर दिया जा रहा है तब तो एकोमोडेशन में ले लेंगे, अगर 90 तक है तो नहीं लेंगे, ये एक अलग है, ये इसको आप इग्नोर कर सकते हो, स्पेशल पॉइंट है वैसे ये। ट्रांसफर का जब कोई केस होगा, ट्रांसफर वाले पॉइंट पे ये चीज़ आएगी, अदरवाइज नॉर्मल में नहीं पूछा जाएगा। एग्जेम्पशन
the above perquisite is not chargeable to tax in respect to any accommodation located in remote area. अगर ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे आसानी से आया जा सकता है तो यहाँ पे परक्यूजिट को टैक्स नहीं किया जाएगा. एरिया लोकेटेड एटलीस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग, मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं है और 40 किलोमीटर दूर है सिटी से, बोल सकते हैं, जहाँ पे या पावर जनरेशन साइट है, लोग बिल्कुल गांव वाले इलाके में जाके कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे अगर एकोमोडेशन दिया जाए, जैसे लेबर लोगों को दिया जाता है, तो वो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन. अभी तक तो हम अनफर्निश्ड का देख रहे थे, अब देख रहे हैं फर्निश्ड का. क्या मैं पानी पी के आऊं? पानी नहीं है यार. चलो कोई नहीं, पढ़ा देते हैं, ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं. रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन नॉट बीइंग अ होटल. होटल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा घर दिया जा रहा है जो फर्निश्ड है. बस जाओ, कपड़े लो, कबर्ड में कपड़े टांगो और रहने लग जाओ. ठीक है, बेड दिया जा रहा है, सारी चीज़ें फैसिलिटी है उसमें. तो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट. तो ऐसे वैल्यू करेंगे, परक्यूजिट की वैल्यू निकालेंगे. एज्यूमिंग दैट द एकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड. पहले तो मान लो कि एकोमोडेशन अनफर्निश्ड है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अनफर्निश्ड के केस में. एंड द फिगर्स अराइव. उसके बाद जो पैसा मतलब अमाउंट आता है, ऐड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, उसमें फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कर दो. कैसे? 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10%, इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने खुद, एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, तो उसका 10% जो उसकी कॉस्ट है निकाल लो. 10% तुम्हारी सैलरी में ऐड कर देंगे एज ए परक्यूजिट. अब एम्प्लॉयर खुद ही रेंट पे लेके तुम्हें दे रहा है बेड वेड ये सब, तो एक्चुअल हायर चार्ज जितना पे किया है तुम्हारे एम्प्लॉयर ने, तुम्हारी कंपनी ने पे किया है, उतना तुम्हारा परक्यूजिट मान लिया जाएगा. फर्नीचर हेयर इंक्लूड्स. फर्नीचर में क्या क्या आ जाते हैं? रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर, एसी, अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस. ठीक है, अब चलते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल. अब होटल में आपको दिया जा रहा है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, तो होटल के केस में अलग कंप्यूटेशन है. एकोमोडेशन इन अ होटल इन इंक्लूड्स लाइसेंस्ड एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ होटल. ये होटल है यार, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस. तो इसमें क्या होता है? The value of purchase shall be taken 24% of salary paid or payable for the during period such accommodation is provided in that previous year. तो previous year में जितने पीरियड के लिए तुम्हें दिया गया अमाउंट, उसका 25%, उस दौरान में तुम्हारी सैलरी क्या थी उसका 24%, और एक्चुअल वेजेस पेड और पेबल, या फिर बाय द एम्प्लॉयर टू सच, या एक्चुअल चार्जेस पेड, या फिर ओनर ने कितना, मतलब कंपनी ने कितना पे किया होटल को, विच एवर इज लोअर. तुम्हारी सैलरी का 24% और एक्चुअल कितना पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने होटल को, उन दोनों में जो लोअर है वो तुम्हारा मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट. इतना याद रखो. ठीक है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट. एकोमोडेशन दिया जा रहा है लेकिन कंसेशनल रेट पे, रेंट कम लिया जा रहा है. तो ऐसे केस में कैसे निकालें? तो देखो, एकोमोडेशन में भी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, या तो फर्निश्ड होगा या अनफर्निश्ड होगा, और या फिर होटल में दे. लेकिन यहाँ पे तुम्हें कंसेशनल पैसा लिया जा रहा है, कम दाम तुमसे रिकवर किया जा रहा है. तो फाइंड आउट द वैल्यू पर क्यूजिट ऑन द एजम्पशन दैट नो रेंट इज चार्ज. पहले तो मान लो कि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा. फिर उसके बाद जो अमाउंट निकलता है, जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं इतने सारे तरीके, उसमें से जो भी तुम रेंट दे रहे हो वो माइनस कर दो, क्योंकि तुम ऑलरेडी उतना जेब से अपने बियर कर रहे हो. तो वैल्यू पर क्यूजिट में क्यों लेंगे भाई, हम खुद अपनी जेब से दे रहे हैं उतना पैसा. तो मान लेते हैं 50,000 का रेंट है, 25,000 तुम खुद दे रहे हैं, तो एडिशनल जो 25 है ना, वही फिर वैल्यू पर क्यूजिट माना जाएगा. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2. ए जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हैज बीन अलॉटेड अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में उसको दिया गया. तो द लाइसेंस, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई केस में हम लाइसेंस फी देखेंगे. फ्लैट का क्या गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया? लाइसेंस फी फ्लैट एज पर द गवर्नमेंट रूल इज 1600 पर मंथ. इट्स फेयर मार्केट रेंट इज नॉट लेस देन 7,20,000 पर एन. मतलब लाइसेंस तो है 16 × 12 कितना हो जाएगा? 1600, 16,000 ये हो गया, 3200, मतलब 19,200 ही निकल रहा है. बताओ ऐसे तो लाइसेंस फी, और जबकि एक्चुअल मार्केट रेंट है उसका 7,20,000. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट in respect of rent free unfurnished flat for the assessment year 22 on the assumption that her salary
और उसकी सैलरी क्या है 8,80,000 पर है ना। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, बस लाइसेंस फी जो डिटरमाइन कर दिया वो कर दिया। तो देखो 19,200 हमने पहले निकाल लिया था, 19,200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सवाल देखो कितना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको लॉ पता है यार। इनकम टैक्स पूरे तरीके से लॉ बेस्ड पेपर है। आप ये सोचोगे ना बस प्रैक्टिस कर लो तो नहीं चीज़ें होंगी जब तक आपको लॉ याद नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपको लॉ याद रहेगा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको पता चल जाएगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा है, लाइसेंस फी दिया गया, तो बाद बाकी चीज़ें बेकार है ना। और टैक्स के पेपर में सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारी चीज़ें दी जाती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 3, अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट तो है नहीं, प्राइवेट की बात हो रही है, ठीक है। लुधियाना है, पॉपुलेशन 45 लाख, हमने पॉपुलेशन देखा था ना 25 लाख से ज़्यादा वाला, फिर 10 लाख से 25 लाख, तो 25 लाख से ज़्यादा वाला में 15% हम ले रहे थे सैलरी का, 10 से 25 में 10% ले रहे थे, और 10 से कम है तो 7.5 ले रहे थे, ठीक है। अब वो याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे 45 लाख है पॉपुलेशन, 90,000 की पर मंथ बेसिक सैलरी है उसकी। फिर अदर अलाउंसेस से बेनिफिट दिया जा रहा है उसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे सैलरी की कंप्यूटेशन करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़, डी अलाउंस ले लेना, जो एग्जाम्पशन है वो मत लेना, बहुत सारी चीज़ें। 70% ऑफ सैलरी डेलरी है, बोनस है, कमीशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप मतलब क्वेश्चन में इतने सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब आपको सारे कंप्यूट करने, हाँ बेसिक सैलरी ले लिया, डीए ले लिया, बोनस ले लिया, कमीशन ले लिया, ट्रांसफर अलाउंस ले लिया, जितना एग्जाम्पशन पार्ट है वो माइनस करके, ठीक है। ये सब ले लिया 16 लाख। इसमें से परक्यूजिट जिसकी निकाल रहे हैं ना वो नहीं लेंगे, क्योंकि तो निकाल ही परक्यूजिट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब चलते हैं 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। या फिर रेंट कितना दिया है एम्प्लॉयर ने, अब देखें इसमें एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है, तो देखो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन 15% की सैलरी है, 16,08,000 का तो 15% हम निकाल लेंगे। लेकिन रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने रेंट कितना पे किया है, तो 50,000 गुने 12 है, मतलब एम्प्लॉयर ने 6 लाख दिया है, तो दोनों में जो लोअर होगा उतनी वैल्यू परक्यूजिट हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि एम्प्लॉयर ने जो रेंट पे किया है वो बताया कहाँ गया। इनके क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे होते हैं, टेढ़े, इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। ड्रॉज अदर अलाउंसेस, डीएनएल अलाउंसेस है, 70% बेसिक है, कमीशन ले लिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लिया, रेजिडेंस ले लिया, रेंट फ्री। लीज रेंट, ये देखो यहाँ पे सवाल है, सवाल में लिखा है लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर ₹40,000 पर मंथ, तो 40,000 पर मंथ उसने खुद पे किया है। यहाँ पे गलत ले लिया यार, 50,000, 40,000 है ये, 40,000 गुने, तो ये 4,80,000, 4,80,000 और 2,04,000 में जो लोअर है वो तुम्हारी परक्यूजेट की वैल्यू निकल के आ गई। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी में बेसिक सैलरी डीए वे सब दोबारा से ले लेंगे, और इनकम टैक्स जो एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स तुम्हारा पे कर दिया तो तुम्हारी परक्यूजिट है वो भी ले लेंगे। और यहाँ पे देखो 240 120 ऐड कर दिया, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, फिर यहाँ पे एडवांस सैलरी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं। इस तरीके से ये अमाउंट आएगा। एक दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। अभी पॉसिबल नहीं है सारे के सारे क्वेश्चंस करा पाना, ठीक है ना। एक बार आप कोशिश करना, हो जाने चाहिए। लॉ बेस्ड पेपर है, लॉ याद रहेगा तो आप कर दोगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, मुश्किल रहेगा। एम्प्लॉयज पर्सनल ऑब्लिगेशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, भाई आपकी खुद की जिम्मेदारी थी किसी चीज़ की पेमेंट करने की, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो परक्यूजिट में ले लेंगे ना उसको, ठीक है। अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू अफेक्ट एन एश्योरेंस लाइफ ऑफ द कंपनी, मतलब तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट तुम्हें करनी थी, अब एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो वो तुम्हारे परक्यूजिट में ले लेंगे। क्या हम इसको ये वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर लोन वाला आगे पढ़ेंगे। अब देखो दिस रूल इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल इफ द एम्प्लॉयर मेक्स कंट्रीब्यूशन पेमेंट, अगर 12% तक है तब कोई परक्यूजिट नहीं है, 1.5 लाख तक है तब कोई परक्यूजिट नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम मतलब पूरे एम्प्लॉय का ग्रुप इंश्योरेंस हो रहा है तब कोई परक्यूजिट, जैसे मैं पिछली कंपनी में जब काम कर रहा था तो उसमें ना पूरे एम्प्लॉय का ग्रुप इंश्योरेंस करा लिया कोविड से बचने के लिए, तो वो मेरी परक्यूजिट में मेरे में ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉय ESIC है, बेसिक इंश्योरेंस दिया जाता है, वो ऐड नहीं होगा, और गारंटी स्कीम्स अगर कुछ है तो वो ऐड नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ है ना तो फिर तुम्हारी ग्रेचुटी में ऐड कर देंगे। चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आगे का। समझ में आ रहा हो तो बता देना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ें भी समझेंगे, रिलैक्स मोड में समझेंगे। और एक दो बार वीडियो देख लोगे, एक दो क्वेश्चंस बना लोगे, तो इस वाले चैप्टर में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा टफ रहेगा कि यार पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे है, इसलिए मुझे इसको फिनिश भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।